उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने देर रात अपना इस्तीफा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंपा। नए सीएम के लिए उत्तराखंड में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आज 53 सीटों पर वोटिंग। और क्यों टीएमसी ने पीएम को लिखी चिट्ठी, आइए देखते हैं टॉप 9 राजनीति। उत्तराखंड में पिछले 3 दिन से चल रही गहमा गहमी के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया है। देहरादून में राजभवन जाकर उन्होंने अपना इस्तीफा उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंपा। तीरथ उत्तराखंड के इतिहास में सबसे कम सिर्फ 115 दिन के सीएम रहे। रावत 10 मार्च को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि राज्यपाल को मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने मौका देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। इसके अलावा उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम दूसरे वरिष्ठ नेताओं का हृदय से आभार व्यक्त किया। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद आज उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए विधायक दल की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक करेंगे। पर्यवेक्षकों के तौर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज देहरादून जाएंगे। बैठक में पार्टी के सभी विधायक उपस्थित रहेंगे। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री की रेस में कई नाम आगे चल रहे हैं। धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, पुष्कर धामी का नाम रेस में आगे चल रहा है। धन सिंह रावत पिछली बार भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, लेकिन आखिर में तीरथ सिंह रावत को सीएम चुना गया था। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज वोटिंग होगी। आज ही चुनाव के नतीजों का ऐलान होगा। मतदान के लिए सभी जिलों में तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला पंचायत की ज्यादातर सीटों पर एसपी और बीजेपी के बीच मुकाबला है। राज्य के 75 जिलों में से 22 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। आज होने वाली यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में कई जिले संवेदनशील घोषित किए गए हैं। बवाल की आशंका को देखते हुए मतदान स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अफसरों को भी पल पल की गतिविधि पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। कई जगह पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव बाद हिंसा से राज्य सरकार मुकर रही है और सरकार विश्वास का माहौल बनाने में भी नाकाम रही है। हाईकोर्ट ने पुलिस को मामले में हिंसा पीड़ितों के सभी केस दर्ज करने का आदेश दिया है। तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को पद से हटाने की मांग की है। टीएमसी का आरोप है कि तुषार मेहता ने कुछ दिन पहले दिल्ली में नारदा घोटाले के आरोपी बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की थी। वहीं तुषार मेहता ने अधिकारी से मुलाकात करने से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र में एक बार फिर ऑपरेशन लोटस को अंजाम दिए जाने की खबर है। अजीत पवार मामले को लेकर कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों के जरिए उद्धव सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। तो वहीं बीजेपी ने आरोपों को लेकर कहा कि गलत काम करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम एनकाउंटर पर खड़े किए सवाल। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बॉर्डर पर सुरक्षा हालात की समीक्षा की और 19 जुलाई से होगा संसद का मॉनसून सत्र। देश की अहम खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कुलगांव एनकाउंटर में मारे गए आतंकी की मौत पर सवाल खड़े किए और उसे एक निर्दोष नागरिक बताया। महबूबा ने इन आरोपों पर भारत सरकार को सफाई की मांग की। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। सुरक्षा बल घाटी में लगातार आतंकियों का एनकाउंटर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के हाजिन राजपोरा इलाके में सुरक्षा बल की टीम ने 5 आतंकियों को मार गिराया। मरने वालों में लश्कर का जिला कमांडर निशाज लोन और एक पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल है। मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गया। आतंकी हाईवे पर बड़ा हमला करके नुकसान पहुंचाना चाहते थे। जम्मू पुलिस ने दहलाने की साजिश के आरोप में लश्कर आतंकियों के 2 और मददगारों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन्हें आईईडी बरामदगी मामले में गिरफ्तार किया। जम्मू पुलिस के मुताबिक इनके निशाने पर जम्मू के कई धार्मिक स्थल थे। उन्होंने कहा कि लश्कर की इस साजिश को अंजाम देने के लिए नदीम बनिहाल से जम्मू आया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने शुक्रवार को जम्मू में बीएसएफ हेडक्वार्टर्स में बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों, जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप ऑफिशियल और इंटेलिजेंस विंग के टॉप ऑफिशियल्स के साथ बैठक की। इस दौरान जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन पर हुए ब्लास्ट को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में कहा गया कि हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन ब्लास्ट मामले में हैदराबाद से गिरफ्तार किए गए इमरान मलिक और मोहम्मद नासिर को एनआईए कोर्ट ने 7 दिनों के रिमांड पर भेज दिया। एनआईए कोर्ट ने दोनों की 10 दिनों के रिमांड की मांग की है। आरोपियों को एनआईए ने अपनी हिरासत में ले लिया और उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। संसद के मानसून सत्र का ऐलान कर दिया गया है। 19 जुलाई से 13 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चलेगा। मानसून सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष कोरोना वैक्सीन, महंगाई, तेल की कीमतों और किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है। यूपी में धर्मांतरण और बंगाल हिंसा जैसे मुद्दे भी संसद में उठने की उम्मीद है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि 4 जुलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष बिलासपुर आएंगे और 5 जुलाई को मनाली से अटल टनल रोहतांग होते हुए सिसु जाएंगे। नड्डा निजी यात्रा पर हिमाचल पहुंच रहे हैं। इसके तहत उनका कुल्लू जाने का कार्यक्रम है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज केजरीवाल पर मानहानि केस में सुनवाई होगी। बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने मानहानि याचिका दायर की है। याचिका में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने दिल्ली में मतदाता सूची से अग्रवाल मतदाताओं के नाम को कटवा दिया है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में शुक्रवार शाम को मौसम ने अचानक करवट ली, जिसके बाद दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद लोगों को तपती और उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बारिश के बाद कई इलाकों में वाटर लॉगिंग हो गया, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लखा सिधाना की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई आज। दिल्ली में 21 सांसद के घर में लगी आग और कहां से आए डाक पार्सल में निकले जीवित मकड़ियां। राज्यों की खबरों के लिए देखिए टॉप 9 राज्य विशेष। लखा सिधाना की अग्रिम जमानत याचिका पर आज दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में सुनवाई होगी। सिधाना पर 26 जनवरी के दिन लाल किले पर हिंसा मामले में षड्यंत्र करने का आरोप है। हिंसा के बाद से ही सिधाना फरार चल रहा है। पुलिस ने सिधाना की सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत की यात्रा और उम्मीदें विषय को लेकर आज एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन होगा। वेबिनार का उद्घाटन केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू करेंगे। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर के कुलपति वेबिनार की रूपरेखा बताएंगे। मशहूर बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद विशेष अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा के दिल्ली की शाहजहां रोड के आवास पर आग लग गई। दमकल की 4 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई। आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। फायर ब्रिगेड के मुताबिक प्राथमिक जांच में लग रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी होगी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के लेक टाउन में मिनी जया सिनेमा घर की 3री और 4थी मंजिल पर शुक्रवार को भीषण आग लग गई। आग लगने से हुए हादसे में 2 घायल हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद 15 दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई। आग लगने के पीछे की वजहों का अब तक पता नहीं चल पाया है। रेस्क्यू अभियान के दौरान इलाके में बिजली की आपूर्ति रोक दी गई। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में एक युवती को सरेआम पीटने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवती को उसके अपने परिजनों ने बंधक बनाया और फिर उसे पेड़ पर लटकाकर लाठी डंडों से पीटा। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर पिता और चचेरे भाई के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद पुलिस ने शहर के एक ऑनलाइन सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पंजागुट्टा पुलिस ने सोमाजीगुड़ा के एक होटल में छापेमारी की और रैकेट में शामिल कई युवक और युवतियों को हिरासत में लिया। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। राजस्थान के पुलिस अधिकारी से झारखंड के जामताड़ा से 97,000 की ठगी का मामला सामने आया है। मामले में जामताड़ा से एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके पास से 14 लाख रुपए नगद, 8 फोन, 18 फर्जी सिम कार्ड, 4 पासबुक और 4 ATM कार्ड बरामद किया है। गिरोह का सरगना पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। महाराष्ट्र के अहमदनगर में दूध में पाउडर के जरिए मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने इनके पास से 25 किलोग्राम वजन के पाउडर की 8 बोरियां बरामद की। बरामद पाउडर की कीमत 4,28,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में कार चला रहे 2 लोगों को थाने लाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। तमिलनाडु के चेन्नई एयरपोर्ट पर एयर कस्टम्स ने पोलैंड से आए एक पार्सल से भरी तादाद में मकड़ियां पकड़ी हैं। पार्सल में 107 छोटी छोटी बोतलें थीं, जिनमें हर बोतल में जीवित मकड़ियां थीं। एयर कस्टम्स ने पार्सल को कब्जे में लेकर वापस पोलैंड भिजवाने के लिए डाक अधिकारियों को सौंप दिया है और मामले की आगे की जांच की जा रही है। का दावा पाकिस्तान ने बताया गलत। सीडीएस विपिन रावत ने कहा भारत किसी भी दुस्साहस का जवाब देने को तैयार है और पाकिस्तान की भारत को बदनाम करने की क्या है साजिश। चीन पाकिस्तान से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 दुश्मन चीन पाक। पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग परिसर के ऊपर ड्रोन देखे जाने के भारत के दावे को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि इसे लेकर हमारे साथ कोई सबूत साझा नहीं किए गए हैं। भारत ने पाकिस्तान से पिछले हफ्ते ड्रोन देखे जाने की घटना की जांच की मांग की थी और कहा था कि ऐसी सुरक्षा चूक दोबारा न हो। LAC विवाद पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि भारत को किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने पहले ऐसा किया है और आगे भी ऐसा करेंगे। सीडीएस रावत ने कहा कि दोनों ही देश ये समझते हैं कि शांति स्थापित करना उनके सर्वोत्तम हित में है, जिसके लिए भारत प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र शुरू होने से पहले पाकिस्तान कश्मीर पर भारत को बदनाम करने की साजिश रच रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय और ISI ने अपने राजनयिकों से कश्मीर पर नकारात्मक मीडिया कवरेज पर जोर देने को कहा है। UNGA का 76वां सत्र 14 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा।
पाकिस्तान के खतरनाक मंसूबे एक बार फिर उजागर हुए हैं। पाकिस्तान अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को लगातार बढ़ा रहा है। इससे वो भीषण परमाणु युद्ध लड़ सकता है। 1998 में पाकिस्तान के पास 5 से 25 परमाणु हथियार होने का अनुमान था। मौजूदा समय में उसके पास 110 से 130 परमाणु बम हो सकते हैं। पाकिस्तान और तुर्की अपनी अपनी सेनाओं में बच्चों को भर्ती कर रहे हैं। ये खुलासा अमेरिका की एक रिपोर्ट में हुआ। अमेरिका ने पाकिस्तान और तुर्की को चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट में शामिल कर लिया है, जिसके बाद दोनों देशों पर सैन्य मदद को लेकर कड़े प्रतिबंध लग सकते हैं। चीन ने दुनिया से छिपाकर सिचुआन प्रांत में एक सीक्रेट गांव बसाया है। गूगल मैप की तस्वीर से इस बात का खुलासा हुआ। चीन ने अपने सीक्रेट गांव का नाम याकियांदू रखा है, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं और ननों को बसाया गया है। इस गांव में इमारतें छोटी बनाई गई हैं, इस वजह से ये मॉडल टाउन नजर आ रहा है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने बड़बोले नेताओं को जमकर फटकार लगाई है। बाजवा ने कहा है कि बयानबाजियों की वजह से देश को बुरे दिन देखने पड़ेंगे। पाकिस्तानी सेना ने नेताओं को राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर विभाजनकारी राजनीति से बचने की समझाइश भी दी। यूनिसेफ ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में 4 करोड़ बच्चों को पोलियो का टीका नहीं लगा है। अप्रैल और जून के बीच टीकाकरण होना था, लेकिन कोरोना की वजह से ये हो नहीं सका। यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान के कई हिस्सों में माँ बाप अपने बच्चों को पोलियो का टीका लगाने से डरते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। आरिफ अलवी ने भारत पर अफगानिस्तान शांति वार्ता को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत चाहता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए एक अड़चन बना रहे। अब कौन सी नई वैक्सीन भारत आने वाली है? वैक्सीन की डोज आपकी जिंदगी को कितना सुरक्षित कर देगी? किन किन देशों के यात्रियों को यूएई ने फिलहाल किया बैन? देखते हैं टॉप 9 कोरोना से जंग। देश में जल्द ही जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना वैक्सीन भी उपलब्ध होगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि जॉनसन एंड जॉनसन की एक खुराक वाली वैक्सीन को लेकर कंपनी से बातचीत चल रही है। फिलहाल उनकी वैक्सीन का उत्पादन बाहर हो रहा है। योजना के अनुसार आगे इस वैक्सीन का उत्पादन भी हैदराबाद स्थित फर्म में किया जाएगा। गर्भवती महिलाएं भी अब कोरोना वैक्सीन लगवा सकेंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीकाकरण पर बनी टेक्निकल सलाहकार समिति की इस बारे में तैयार रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लेने के साथ साथ क्या कुछ ख्याल रखना है, इसकी पूरी गाइडलाइन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई है। कोरोना वैक्सीन मौत से 98% तक सुरक्षा देती है। पंजाब सरकार और पीजीआई चंडीगढ़ की स्टडी में ये बात सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ये स्टडी पंजाब के पुलिसकर्मियों पर की गई। स्टडी में शामिल 42,720 पुलिसकर्मियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी थी। स्टडी में पाया गया कि इनमें कोविड से सिर्फ 2 की मौत हुई, यानी सिर्फ 0.05 प्रति हजार। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि पुलिसकर्मी हाई रिस्क ग्रुप में है और उनमें की गई स्टडी ने दिखाया है कि वैक्सीन की एक डोज मौत से 92% तक प्रोटेक्शन देती है और दोनों डोज 98%। उन्होंने कहा कि इस तरह का डेटा कई स्टडी से सामने आया है कि वैक्सीन लगाने से गंभीर बीमारी से प्रोटेक्शन मिलता है। बीमारी हो भी तो उसके गंभीर होने के चांस बेहद कम हो जाते हैं। देश में 79% हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है, जबकि फ्रंटलाइन वर्कर्स में अब तक 90.3% को दोनों डोजेज दी जा चुकी है। वहीं 18 से 44 आयु वर्ग वालों में 15.8% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। ब्राजील ने कोवैक्सीन की 2 करोड़ डोज खरीदने की डील को गड़बड़ियों की आशंका में निलंबित कर दिया है। इस पर कांग्रेस आक्रामक हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि भारत बायोटेक पहले सिंगापुर स्थित मेडिसिन बायोटेक को सस्ते में टीका बेचती थी, फिर मेडिसिन बायोटेक इससे आगे महंगे में बेचती थी, जिससे कि इस बीच के मुनाफे में आईसीएमआर को हिस्सा न देना पड़े। जबकि आईसीएमआर के साथ मिलकर ही भारत बायोटेक ने टीका तैयार किया है और इसमें देश का पैसा लगा है। वैक्सीन की कमी पर राहुल के ट्वीट पर बीजेपी आक्रामक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राहुल के लिए कहा कि अज्ञानता और अहंकार के वायरस का कोई इलाज नहीं है। इससे पहले राहुल ने ट्वीट में कहा कि जुलाई आ गया है लेकिन वैक्सीन नहीं आई। यूपी को अनलॉक करने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। प्रदेश के मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघरों, जिम, स्पोर्ट्स स्टेडियमों को 5 जुलाई से खोल दिया जाएगा। हालांकि ऐसा करते हुए सख्ती के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए यूएई ने 14 देशों से यात्रियों के अपने यहां आने से रोक दिया है। इनमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल है। जिन देशों से यूएई में एंट्री रोकी गई है उनमें बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका भी शामिल है। यूएई ने इससे पहले भी भारत समेत कुछ देशों के यात्रियों के आने पर रोक लगाई थी, लेकिन संक्रमण कम होने पर इस रोक को हटा लिया था। गंगा जल से किसने बना दी कोविड वैक्सीन? ब्रिटेन और रूस में कितना बढ़ा वायरस का खतरा? मुंबई के फेक वैक्सीन मामले में क्या हुई कार्रवाई? देखते हैं टॉप 9 महामारी।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 43,640 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में 56,000 से ज्यादा मरीज बीमारी से रिकवर हुए हैं। वहीं 24 घंटे में महामारी ने 722 लोगों की जान ले ली। अब इस वक्त देश में कोरोना के एक्टिव मामले 5 लाख से कम रह गए हैं। मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर का ज्यादा असर नहीं होगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने अपने एक सर्वे के आधार पर ये बात कही है। TIFR की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में 80% लोग कोरोना की चपेट में आकर ठीक हो चुके हैं। ऐसे में इनमें से 10% लोगों के ही फिर से असंक्रमित होने की आशंका है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर कमजोर वर्ग पर होगा। देश में कोरोना की दूसरी लहर के पीक के मुकाबले अब एक्टिव मामलों में 86% की गिरावट आ चुकी है। यही नहीं, 3 मई को रिकवरी रेट 81.1% था, जो कि अब बढ़कर 97% के पार पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक क्लिनिकल मैनेजमेंट पर लगातार फोकस की वजह से पिछले हफ्ते के मुकाबले कोरोना के मामलों में अब 13% की गिरावट दर्ज की गई। मुंबई के कांदे वाली हीरानंदानी सोसाइटी में हुए फर्जी वैक्सीनेशन मामले में BMC ने शिवम हॉस्पिटल को सील कर दिया है। शिवम हॉस्पिटल पर आरोप है कि फर्जी वैक्सीनेशन ऑर्गेनाइजेशन करने वाले गैंग को यहां से डुप्लीकेट वैक्सीन बनाकर दी जाती थी। इस मामले में 25 जून को सबसे पहले हॉस्पिटल के मालकिन नीता पठारिया और डॉक्टर शिवराज पठारिया को गिरफ्तार किया गया था। BHU के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर विजयनाथ मिश्र के नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने गंगा जल पर रिसर्च कर नोजल स्प्रे वैक्सीन तैयार की है। कहा जा रहा है कि बेहद सस्ती ये नोजल वैक्सीन लोगों को कोरोना से राहत दे सकती है। इसकी रिपोर्ट तैयार कर एथिक्स कमेटी को भेजी गई है और क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति मांगी गई। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस वैक्सीन पर ICMR से 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोरोना की दूसरी लहर भले ही धीमी पड़ गई हो, लेकिन राज्यों ने तीसरी लहर की आशंका में इस बार तैयारियों को दुरुस्त रखने का फैसला किया है। इसी के तहत भोपाल में 200 बेड के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल का उद्घाटन CM शिवराज सिंह चौहान ने किया। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में इस वेरिएंट से 50,824 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि इससे पहले के हफ्ते के मुकाबले डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण के मामलों में 46% की वृद्धि हुई। कोरोना से रिकॉर्ड संख्या में हो रही मौतों के बावजूद रूस ने लॉकडाउन से इनकार कर दिया। इस बीच देश में 24 घंटे में 679 लोगों की मौत कोरोना से हो गई। ये महामारी शुरू होने के बाद से एक दिन में होने वाली मौतों की सबसे बड़ी संख्या है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की फहरिस्त में रूस 5वें नंबर पर है। चीन में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा है कि 18 ऐसे केस आए हैं जिनका संबंध बाहर से है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कोई नया मामला नहीं आया। सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा 8 केस ग्वांगडोंग में आए हैं। आयोग ने कहा कि गुरुवार को कोविड से संबंधित कोई नई मौत नहीं हुई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।